To exam juris. In this video, we will be covering chapter 5 of the BNSS sections 35 to 62. इससे पहली वाली वीडियोस में हम ऑलरेडी चैप्टर्स 1 to 4 along with their MCQs हम कवर कर चुके हैं. If you haven't watched out the video, then please do watch out the video. And also if you do want the PDF of this session, then please do join our Telegram channel. Link मैं description में provide कर दूंगी. And also if you are new to the channel, then please do not forget to subscribe the channel. Now let us move forward. सेक्शन नंबर 35 से हमारी स्टार्टिंग होती है चैप्टर नंबर 5 की. नाउ अब सेक्शन नंबर जो 35 है वो क्या बताता है? सेक्शन 35 बताता है कि पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट. विदाउट वारंट कब पुलिस अरेस्ट कर सकती है. अब ये विदाउट वारंट का मतलब क्या होता है? वारंट क्या होता है? वारंट होती है एक रिटन परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट. परमिशन फ्रॉम मजिस्ट्रेट. ठीक है, तो यानी कि विदाउट वारंट का मतलब ये हुआ कि पुलिस को मजिस्ट्रेट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है जब वो अरेस्ट करेंगे तो. अब कौन कौन सी सिचुएशंस है जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट? सेक्शन नंबर 35(1)(a) बताता है पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट एनी पर्सन who commits a cognizable offense in their presence. यानी कि अगर कोई पर्सन है वो पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कोई कोग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है तो उस केस में पुलिस ऑफिसर जो है उसको अरेस्ट कर लेगा. अब कोग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस होते हैं? कोग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो एज पर फर्स्ट शेड्यूल जहां पे मेंशन है कि ये जो ऑफेंसेस है ये कोग्निजेबल है एंड इन विच A police officer can arrest without warrant. Arrest without warrant. और ये कहाँ से पता चलता है कि इसको अरेस्ट विदाउट वारंट किया जा सकता है इस ऑफेंस के लिए या नहीं? इट इज प्रोवाइडेड इन फर्स्ट शेड्यूल. फर्स्ट शेड्यूल में अगर आप देखोगे उसमें कॉलम नंबर 4 आपको बताता है कि ये जो ऑफेंस है ये कोग्निजेबल है या ये नॉन कोग्निजेबल है. तो आप वहां पे चेक करोगे. अगर ऑफेंस कोग्निजेबल है एंड वो ऑफेंस पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में हुआ है देन द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट. फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 64 ऑफ BNS. सेक्शन नंबर 64(1) दैट टॉक्स अबाउट रेप. ये जो ऑफेंस है ना दैट इज कोग्निजेबल एंड इफ समवन कमिट्स दिस ऑफेंस then the police officer can arrest without warrant. ठीक है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है. सेक्शन 35(1)(b) क्या कहता है? सेक्शन 35(1)(b) ये कहता है कि एक रीजनेबल कंप्लेंट करी गई है या फिर आपके पास एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई है. या तो कंप्लेंट करी गई है या आपके पास एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई है या फिर आपको रीजनेबल सस्पिशन है कि एक कोग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया है. एक कोग्निजेबल ऑफेंस जो है वो कमिट करा गया है एंड ये जो कोग्निजेबल ऑफेंस है ये पनिशेबल है विद लेस देन 7 years और 7 years तक. ठीक है, विद लेस देन 7 years और 7 years तक ये ऑफेंस पनिशेबल है. तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? आप अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको स्पेसिफिक कंडीशंस को फुलफिल करना होगा. अब वो क्या है? पहला, आप सिर्फ तब कर सकते हो जब वो नेसेसरी हो. ओनली इफ द अरेस्ट इज नेसेसरी तो आप उसको अरेस्ट करोगे. ठीक है, तो पहला जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है विद लेस देन और इक्वल टू 7 years के केस में अगर ऑफेंस पनिशेबल है तो पुलिस ऑफिसर को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि अरेस्ट नेसेसरी है. नेसेसरी किस लिए है? टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ फर्दर ऑफेंस, ताकि ये जो एक्यूज है ये फर्दर ऑफेंसेस ना करे, उसको प्रिवेंट करा जा सके. दूसरा, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, ताकि जो ऑफेंस है उसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करी जा सके. तीसरा, टू प्रिवेंट डिसअपियरेंस और टेम्परिंग ऑफ एविडेंस, ताकि जो एक्यूज्ड है वो एविडेंसेस को डिसअपियर ना करे या फिर एविडेंसेस को टेम्पर ना करे. चौथा, कि वो विटनेसेस को ना तो इंड्यूस करे ना थ्रेट करे. नेक्स्ट, अगर ई की बात करें 35(1)(b) सेकेंड ई की,
तो वो ये स्पेसिफाई करता है कि अरेस्ट तब भी नेसेसरी होता है जब पर्सन की प्रेजेंस आप कोर्ट में इंश्योर ही ना कर सको विदाउट अरेस्ट, यानी कि आपको ये लगता है कि ये जो पर्सन है आपकी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर जा सकता है, तो उस केस में भी अरेस्ट आपका नेसेसरी बन जाता है। एक पर्सन है एक्स, ठीक है, उसको अरेस्ट करना है, उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया है। नाउ यू आर सस्पिशियस दैट ये जो एक्स पर्सन है ना, ही कैन रन टू दुबई, ठीक है, एस्केप करने के लिए दुबई भाग सकता है। तो अब इसका क्या हो गया, अरेस्ट करना नेसेसरी हो गया है। लेकिन जब भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगी या अरेस्ट नहीं करेगी इन द केसेस ऑफ अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट वाले ऑफेंसेस में, तो उनको इन राइटिंग में ये मेंशन करने पड़ेंगे रीजंस कि वो क्यों अरेस्ट कर रही है या वो क्यों अरेस्ट नहीं कर रही है इन दीज केसेस, राइट। चाहे वो अरेस्ट कर रही है चाहे वो अरेस्ट नहीं कर रही है, दोनों ही केसेस में रीजंस मेंशन करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट सेक्शन 35(1)(c), अरेस्ट इज परमिटेड अगेंस्ट हुम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड। अब यहाँ पे एक चीज क्या है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, इज रिसीव्ड फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद मोर देन 7 years लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। अब अगर बियर एक्ट में देखें तो बियर एक्ट में लाइफ इम्प्रिजनमेंट का टर्म कहीं पे भी यूज नहीं है, बट प्रैक्टिकली इट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड फॉर मोर देन 7 years वाले टर्म में, ठीक है, लेकिन बियर एक्ट में लाइफ इम्प्रिजनमेंट का टर्म यूज नहीं है। तो अब सेक्शन 35(1)(c) क्या कहता है, सेक्शन 35(1)(c) ये कहता है कि अरेस्ट परमिटेड है अगर पुलिस को क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कि एक जो ऑफेंस कमिट किया है एक्यूज ने, इट इज पनिशेबल विद 7 years और मोर। एक चीज याद रखना, ये जो ऑफेंस की पनिशमेंट की बात हो रही है इधर, ठीक है, कि ऑफेंस कितने तक पनिशेबल है। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट कि एक्यूज को कितनी पनिशमेंट दी जाएगी फॉर दैट ऑफेंस, नो। हम प्राइमा फेसी देखेंगे कि जो ऑफेंस एक्यूज ने कमिट किया है, ये जो सस्पेक्टेड है, उसके लिए इम्प्रिजनमेंट कितनी दी जा सकती है, ठीक है। अगर वो ऑफेंस पनिशेबल है विद मोर देन 7 years, चाहे विद और विदाउट फाइन, हो सकता है कि इट इज पनिशेबल विद फाइन, हो सकता है इट इज पनिशेबल विदाउट फाइन, दोनों ही केस में, या फिर इट इज पनिशेबल विद डेथ। और जो पुलिस ऑफिसर है, बेस्ड अपॉन द क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, उसके पास एक रीजन टू बिलीव है दैट यस द पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस, तो उस केस में उसको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट द वारंट, ठीक है। अब इसमें रीजंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो लेस देन और इक्वल टू 7 years वाले ऑफेंसेस में जो रीजन की रिक्वायरमेंट है, यहां पे वो रीजंस मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या है, 7 years से ज्यादा जो है वो ऑफेंस पनिशेबल होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर के पास एक रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि हाँ, इस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया, देन यू कैन अरेस्ट हिम विदाउट वारंट। नेक्स्ट सेक्शन 35(1)(d), Section 35(1)(d) empowers arrest of any person who has been proclaimed as an offender under the BNSS संहिता itself an order of the state government, ठीक है। जिस पर्सन को एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है, अगर किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है अंडर द BNSS या फिर बाय द ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो इस केस में क्या हो सकता है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को विदाउट द वारंट। नेक्स्ट सेक्शन 35(1)(e), पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड विच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी। एक पर्सन है और ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि उसके पोजेशन में कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है, and who may reasonably be suspected of having committed an offense with reference to such thing, and उसको reasonably ये सस्पेक्ट किया जा सकता है कि जो चुराई हुई चीज उसके पास है उससे रिलेटेड उस पर्सन ने ऑफेंस किया है। वो ऑफेंस क्या हो सकता है, उसने क्या किया है, उसने प्रॉपर्टी नोइंगली रिसीव करी है, स्टोलन प्रॉपर्टी, और उसको पता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये स्टोलन है। नाउ दिस इज व्हाट, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी इज एन ऑफेंस। तो उसने विद रिलेशन टू डेट थिंग ऑफेंस किया है या फिर उसने थेफ्ट किया है, एंड इट इज रीजनेबली सस्पेक्टेड कि उस पर्सन ने थेफ्ट करा है, एंड दिस इज व्हाई ही इज हैविंग द पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो इस केस में क्या हो सकता है, आप अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट। नेक्स्ट सेक्शन 35(1)(f),
एनी पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट्स द पुलिस ऑफिसर वाइल इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, एक पुलिस ऑफिसर है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है एंड समवन इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द पुलिस ऑफिसर, तो उस केस में भी द पुलिस ऑफिसर कैन नाउ अरेस्ट दैट पर्सन। से फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस ऑफिसर है एंड ही इज गोइंग टू अरेस्ट मिस्टर एक्स, क्योंकि उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया है। वाई आता है, वाई ऑब्स्ट्रक्ट द पुलिस ऑफिसर, तो अब ये जो पुलिस ऑफिसर है ही कैन नाउ अरेस्ट मिस्टर वाई टू, बिकॉज ये जो है वाई जो है ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है पुलिस ऑफिसर को इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी। और एनी पर्सन हु हैज एस्केप्स और अटेम्प्ट टू एस्केप्स फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कस्टडी से एस्केप कर गया है या फिर अटेम्प्ट कर रहा है एस्केप करने को फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, तो इसके लिए भी पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट वारंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन सेक्शन 35(1)(g, सेक्शन 35(1)(g परमिट्स वारंटलेस अरेस्ट, यानी कि अरेस्ट विदाउट वारंट ऑफ एनी पर्सन रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डेजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन, यानी कि एक पर्सन है वो रीजनेबली सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये जो डेजर्टर है, डेजर्टर यानी कि भगोड़ा है फ्रॉम द आर्म फोर्सेस, ठीक है, ही हैज बीन डिक्लेयर्ड डेजर्टर, ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये आर्म फोर्सेस छोड़ के आ गया है, ठीक है, तो ये डेजर्टर है, डेजर्टर घोषित कर दिया गया है उसको। तो अगर वो सस्पेक्ट करते हैं कि ये डेजर्टर है ऑफ एनी ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन, तो उस केस में भी क्या हो सकता है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। सेक्शन 35(1)(h covers acts committed outside India which would be punishable if committed in India। अब जो सेक्शन 35(1)(h है, अब सेक्शन 35(1)(h क्या बोलता है, सेक्शन 35(1)(h बोलता है एक पर्सन है, उसने इंडिया में तो ऑफेंस नहीं किया है, लेकिन उसने किसी फॉरेन कंट्री में ऑफेंस कमिट कर दिया है, एंड ये जो ऑफेंस है ये एक ऐसा ऑफेंस है जो कि अगर इंडिया में कमिट किया जाता तो इंडिया में पनिशेबल होता, और इस केस में भी उसको अरेस्ट कब करा जाएगा, जब उसने फॉरेन कंट्री में ऑफेंस किया है, उसको कब अरेस्ट करा जाएगा, जब हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन है विद द फॉरेन कंट्री, और इस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अकॉर्डिंग हमें अब इस ऑफेंडर को, हम लायबल है कि हम इस जो ऑफेंडर है इसको अरेस्ट करें अंडर द एक्स्ट्राडिशन लॉ, और हम एक्स्ट्राडिट कर देंगे फिर फॉरेन कंट्री को। और इसके लिए एक और चीज की रिक्वायरमेंट है, वो क्या है कि ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में या तो रीजनेबल कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए या फिर एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव होनी चाहिए कि इस पर्सन ने ऐसा कोई क्राइम कमिट करा है इन द फॉरेन कंट्री। 35(1)(j allows arrest based on written or oral requisition from another officer, must specify the person to be arrested, must specify the offense or cause, must appear that the person might lawfully be arrested without warrant by the requisitioning officer। अब इसका मतलब क्या होता है, एक पर्सन है, एक पुलिस ऑफिसर है मिस्टर ए, नाउ इंस्टेड ऑफ हिम अरेस्टिंग हिमसेल्फ, क्योंकि वो किसी और जुरिस्डिक्शन में है या कहीं और पे है, वो रिक्वेजिशन भेजता है टू मिस्टर बी, एंड मिस्टर बी को ये बोलता है कि मिस्टर बी ये एक मिस्टर एक्स है, आप इसको जाके अरेस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब ये जो मिस्टर ए है, जब मिस्टर बी को ये बोलते हैं, मिस्टर बी अनदर पुलिस ऑफिसर है, इसको जब बोलते हैं कि ये मिस्टर एक्स को अरेस्ट करना है, तो ये स्पेसिफाई करेंगे कि ये मिस्टर एक्स कौन है, ठीक है, इसका प्रॉपर जो डिटेल्स है वो देंगे, ऑफेंस क्या कमिट किया है उसने वो स्पेसिफाई करेंगे, या फिर उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। से फॉर एग्जाम्पल वो कोर्ट के सामने अपीयर नहीं हुआ था पहले और उसके अगेंस्ट में नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हो गए, जो भी है, ठीक है, तो आप कॉज बताओगे या फिर ऑफेंस बताओगे कि क्यों उस मिस्टर एक्स को अरेस्ट किया जा रहा है। अब ये जो रिक्वेजिशन मिस्टर बी को भेज रहा है कि आप मिस्टर एक्स को अरेस्ट करें, ये या तो ओरली हो सकता है या फिर ये इन रिटन भी हो सकता है। एंड अब ये जो मिस्टर बी है, इस मिस्टर बी को
ये लगना चाहिए कि ये जो पर्सन मिस्टर एक्स है, इसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता था बाय मिस्टर ए। अगर मिस्टर ए इसको अरेस्ट करते तो मिस्टर ए विदाउट वारंट मिस्टर एक्स को अरेस्ट कर सकते थे, तो मिस्टर बी के पास भी सेम पावर हो जाएगी एज डेट ऑफ मिस्टर ए, एंड नाउ मिस्टर बी कैन अरेस्ट मिस्टर एक्स विदाउट दी वारंट। लेकिन इसके पास पावर होनी चाहिए, जो ऑफिसर रिक्विजिशन भेज रहा है टू दी अनदर पुलिस ऑफिसर, इसके पास पावर होनी चाहिए कि वो ऑफेंडर को विदाउट वारंट जो है अरेस्ट कर सके। नेक्स्ट सेक्शन 35 क्लोज 2, subject to section 39, no person concerned in a known cognizable offence shall be arrested except under a warrant or order of magistrate। तो सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 सिंपली ये बोलता है कि अगर किसी पर्सन ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, नॉन कॉग्निजेबल अरेस्ट ऑफेंस कमिट किया है, तो उस केस में उसको विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, या फिर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 and 4, फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वेयर अरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 35(1), वो ऑफेंसेस जहां पे सेक्शन 35(1) के अंडर अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है। अब क्या है, अगर सेक्शन 35(1) के अकॉर्डिंग उसने सेक्शन 35(1) में क्या है कि उसने वैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस तो किया है, लेकिन सेक्शन 35(1) में ये नेसेसरी नहीं है कि उसको अरेस्ट किया जाए, तो उस केस में क्या हो सकता है, वो जो ऑफिसर है वो क्या करेगा, नोटिस भेजेगा। नोटिस भेजेगा किसको, एक्यूज को, कि आप अपीयर हो। अब वो अपीयर कहाँ पे होगा, या तो अपीयर होगा बिफोर हिम, या फिर कोई और प्लेस में जो वो नोटिस में स्पेसिफाई कर दे। एज ही में स्पेसिफाइड नोटिस, जो नोटिस में स्पेसिफाइड प्लेस है वो वहां पे आए, एक्यूज को वहां पे आके क्या होना है, अपीयर होना है, या फिर बिफोर हिम पुलिस स्टेशन में जाके अपीयर हो। अब इस पर्सन को, जिस पर्सन को नोटिस भेजा गया है, वो ड्यूटी बाउंड है कि वो टर्म्स ऑफ नोटिस को कंप्लाई करे, कि जहां पे उसको बुलाया गया है फॉर अपीयरेंस वो वहां पे आए। एंड जब तक ये एक्यूज्ड कंप्लाई कर रहा है विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस, तब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, अनलेस एंड अनटिल जो पुलिस ऑफिसर्स है वो रीजंस को रिकॉर्ड ना करे। अगर एक्यूज जो है वो टर्म्स ऑफ नोटिस कंप्लाई कर रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस ऑफिसर को लगता है कि नहीं एक्यूज को अरेस्ट करना चाहिए, तो उस केस में अब जो पुलिस ऑफिसर है वो रीजंस रिकॉर्ड करेगा। अब एक ऐसी सिचुएशन कैसे हो सकती है, से फॉर एग्जाम्पल पुलिस को लगता है कि जो ऑफेंस एक्यूज ने करा है दैट इज पनिशेबल विद लेस देन 7 years, लेकिन बाद में पुलिस ऑफिसर को यह पता लगता है कि उसके साथ में कोई और ऑफेंस भी एक्यूज ने किया है विच इज ग्रेटर देन 7 years, एंड नाउ ही शुड अरेस्ट दैट पर्सन। तो उस केस में अब जो पुलिस ऑफिसर है वो रीजंस रिकॉर्ड करेगा, एंड नाउ ही कैन अरेस्ट द एक्यूज्ड। नेक्स्ट सेक्शन 35 सबसेक्शन 7, नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर not below the rank of deputy superintendent of police or above if offense is punishable for less than 3 years and such person is infirm or above 60 years of age। अब यहां पे एक चीज याद रखना कि ये जो कंडीशन है ये एंड की है, राइट, तो ये दोनों ही साथ में होने चाहिए, ठीक है। अगर एक ऑफेंस है वो पनिशेबल है फॉर लेस देन 3 years एंड ये जो पर्सन है ये या तो इन्फिर्म है या फिर अबव 60 years ऑफ एज है, तो अब इस केस में क्या चाहिए होगा, अगर आपको ये 60 years से अबव वाले पर्सन को या फिर इन्फर्म को जिसने 3 years से कम वाला ऑफेंस कमिट किया है उसको अरेस्ट करना है, तो आपको मिनिमम डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज यू कैन नॉट अरेस्ट सच अ पर्सन। नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट सेक्शन नंबर 36, आप अरेस्ट कैसे करोगे। एवरी ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट शेल
bear an accurate, visible and clear identification of his name. ठीक है, एक आप एक्यूरेट, विजिबल और क्लियर नेम आइडेंटिफिकेशन पहनोगे जिससे आपको इजीली आइडेंटिफाई करा जा सके कि कौन पर्सन है जिसने अरेस्ट किया है. प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट. जो पुलिस है वो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट जो है वो प्रिपेयर करेगी, और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट है, नाउ इट शैल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस. और ये जो वन विटनेस है ये या तो मेंबर ऑफ फैमिली हो सकता है, या फिर एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ लोकेलिटी हो सकता है. वेयर अरेस्ट इज मीट. ठीक है, अटेस्ट का मतलब क्या है? अटेस्ट का मतलब है कि एक विटनेस वहां पे इस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पे साइन करेगा. ये जो विटनेस है ये मेंबर ऑफ फैमिली भी हो सकता है, या मेंबर ऑफ फैमिली अगर प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी एक रेस्पॉन्सिबल मेंबर लोकेलिटी का आएगा, साइन करेगा. थर्ड, इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ देयर राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव और फ्रेंड. एंड आप जो है एक्यूज को इन्फॉर्म करोगे कि एक्यूज के पास ये राइट है कि वो अपने किसी रिलेटिव को या अपने किसी फ्रेंड को या किसी भी अदर पर्सन को नोटिफाई कर दे, इन्फॉर्म कर दे कि उसको अरेस्ट किया गया है. अनलेस एंड अनटिल ये जो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट है इसको साइन किया है बाय मेंबर ऑफ फैमिली. ठीक है, क्योंकि उनको ऑलरेडी, जब वो मेंबर ऑफ फैमिली ही साइन कर रहा है तो दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ हिज अरेस्ट. तो इस केस में नेसेसरी नहीं है जब मेंबर ऑफ फैमिली साइन कर देता है अरेस्ट मेमो को. अदरवाइज रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है कि आप क्या करोगे, आप अरेस्टेड पर्सन को इन्फॉर्म करोगे या कि आप किसी रिलेटिव को, फ्रेंड को या किसी अदर पर्सन को नोटिफाई कर सकते हो ऑफ योर अरेस्ट. द मेमो मस्ट बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस, फैमिली मेंबर और रिस्पेक्टेबल लोकेलिटी मेंबर, काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड. दूसरा, इसको साइन करेगा जो पर्सन अरेस्ट हुआ है वो भी. ठीक है, तो दो साइन होंगे, एक विटनेस का साइन होगा, दूसरा जो पर्सन अरेस्टेड है उसका साइन होगा. नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 37, डेजिग्नेशन. State government must establish control rooms and designate officers in every station to maintain information on arrest. तो पुलिस कंट्रोल रूम्स एस्टेब्लिश होंगे. पुलिस कंट्रोल रूम्स कहाँ पे एस्टेब्लिश करे जाएंगे? एवरी डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किए जाएंगे, प्लस हर पुलिस स्टेशन में एस्टेब्लिश किए जाएंगे. Sorry, in every district and at state level. I'm really very sorry. And at state level. ठीक है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश करे जाएंगे एंड ऑल्सो स्टेट लेवल पर भी एस्टेब्लिश करे जाएंगे. ठीक है, स्टेट लेवल पर एक और हर डिस्ट्रिक्ट में. ऑल्सो अब वो क्या करेंगे, वो पुलिस ऑफिसर को डेजिग्नेट करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एंड हर एक पुलिस स्टेशन में. This police officer shall not be below the rank of assistant sub inspector. असिस्टेंट SI से कम का रैंक नहीं होना चाहिए इस पर्सन का. एंड ये जो पुलिस ऑफिसर है हर डिस्ट्रिक्ट में या पुलिस स्टेशन में, ये जो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर है ये रिस्पॉन्सिबल होगा कि ये इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा अबाउट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन्स अरेस्टेड. कि कौन कौन से पर्सन्स अरेस्टेड हुआ है उनका नेम एंड एड्रेस जो है ये असिस्टेंट SI मेंटेन करेगा. इंफॉर्मेशन अबाउट नेम्स एंड एड्रेस ऑफ अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड. अब ये जो नाम और एड्रेस है आप इनको डिस्प्ले करोगे. ठीक है, अब ये डिस्प्ले कैसे करोगे? आप डिजिटल फॉर्म में इसको कर सकते हैं. ठीक है, डिजिटल मोड में इसको कर सकते हैं. इन एवरी पुलिस स्टेशन, visible at every police station and district headquarters.
प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड आप कैसे कर सकते हो, आप हार्ड कॉपी एज अ नोटिस पेस्ट कर सकते हो अपने पुलिस स्टेशन पे, एंड इंक्लूडिंग डिजिटल मोड, आपको डिजिटल मोड में भी डिस्प्ले करना पड़ेगा हर एक पुलिस स्टेशन पे एंड ऑल्सो इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 38, अरेस्टेड पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ देयर चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसके पास राइट है कि वो अपने एडवोकेट से मिल सकता है ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। लेकिन दिस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन का मतलब थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन नहीं है, थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि हर एक स्टेज पे वो क्या कर रहा है, वो हर एक स्टेज पे अपने जो एडवोकेट है उसको बुला रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा नहीं मैं अपने एडवोकेट से पूछ के जवाब दूंगा, एक क्वेश्चन पूछा नहीं मैं अपने एडवोकेट से, नो, दिस कैन नॉट बी डन। उसके पास राइट है कि वो अपने एडवोकेट से चाहे तो कंसल्ट कर सकता है, बट नॉट थ्रू आउट द इंटरोगेशन। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 39, if a person commits a non-cognizable offense and refuses to give name or residence or gives a false name or residence, police may arrest to ascertain true identity। अब देखो सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग जनरल रूल क्या था कि आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में आप पर्सन को अरेस्ट नहीं करोगे विदाउट वारंट, है ना। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको वारंट की रिक्वायरमेंट है, आपको वारंट की रिक्वायरमेंट है, आप अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं कर सकते हो। लेकिन सेक्शन 39 क्या कहता है, सेक्शन 39 कहता है कि अगर किसी पर्सन ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है एंड पुलिस ऑफिसर अब इस पर्सन को बोलता है कि ठीक है भैया आपने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है, आप अपना नाम बताओ, आप अपना एड्रेस बताओ। ठीक है, नाम बताओ, अपना एड्रेस बताओ रेजिडेंस का। ठीक है, और ये जो पर्सन है ये रिफ्यूज कर देता है, कहता है मैं नहीं बता रहा, कर लो क्या करोगे, राइट। वो मना कर देता है अपना नाम या रेजिडेंस बताने से, या फिर ये क्या करता है, ये अपना झूठा नाम बता देता है या फिर अपना झूठा रेजिडेंशियल एड्रेस दे देता है। और इस पुलिस ऑफिसर को ये रीजन टू बिलीव उसके पास रीजन है ये बिलीव करने के लिए कि ये जो पर्सन है ये अपना गलत एड्रेस दे रहा है, गलत नाम बता रहा है। तो इस केस में अब जो पुलिस ऑफिसर है ये इसको अरेस्ट कर सकता है, ये अरेस्ट कर सकता है इन ऑर्डर टू नो द नेम और रेजिडेंस। ठीक है, नाम या रेजिडेंस जानने के लिए अब वो पर्सन जो पुलिस ऑफिसर है वो उसको अरेस्ट कर सकता है। जब उसका ट्रू नेम एंड रेजिडेंस पता लग गया, ठीक है, अरेस्ट क्या था, प्राइमरी पर्पस था कि उसकी ट्रू आइडेंटिटी पता करानी है। जब उसका ट्रू नेम या फिर रेजिडेंस पता चल गया है, अब क्या करेंगे, अब उसको रिलीज कर देंगे। रिलीज कैसे करेंगे, अब ये पर्सन जो है बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा। ये जो बॉन्ड है ये या तो विद श्योरिटी हो सकता है, या फिर विदाउट श्योरिटी हो सकता है। और ठीक है, और ये बॉन्ड क्यों स्पेसिफाई किया जाता है, बॉन्ड क्यों भराया जाता है, बॉन्ड भरवाया जाता है सो दैट द पर्सन कैन अपीयर बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर रिक्वायरमेंट हुई तो। ठीक है, कि वो अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो। लेकिन इसमें एक और प्रोवाइजो है इसमें कि अगर पर्सन जो है वो रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है, यानी कि इंडिया का उसकी रेजिडेंसी नहीं है, तो इस केस में अब जो बॉन्ड भराया जाएगा उसमें जो श्योरिटीज होंगे वो होंगे जो कि रेजिडेंट इन इंडिया होंगे। तो इस केस में ये जो श्योरिटीज होंगे दे शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया। Released on bond or bail bond once true identity is ascertained. If identity is not ascertained within 24 hours, person must be forwarded to magistrate. अगर आप ट्रू आइडेंटिटी 24 घंटे के अंदर पता नहीं लगा पाए हो, आप नाम या रेजिडेंस एजर्टेन नहीं कर पाए हो 24 घंटे के अंदर, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। या तो आप ट्रू आइडेंटिटी एजर्टेन नहीं कर पाए हो, या फिर पर्सन जो है बॉन्ड या बेल बॉन्ड नहीं भर पाया है।
बॉन्ड या बेल बॉन्ड नहीं भर पाया है या फिर वो सफिशिएंट जो श्योरिटीज है वो नहीं लेके आ पाया है, तो भी आप क्या करोगे, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दोगे। नेक्स्ट, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है? एनी प्राइवेट सिटीजन में अरेस्ट एनीवन हु इन देयर पोजेशन कमिट्स अ नॉन बेलेबल एंड कोग्निजेबल ऑफेंस। अब यहाँ पे जो कोग्निजेबल ऑफेंस है सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जो कोग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया जा रहा है वो प्राइवेट पर्सन के प्रेजेंस में कमिट किया जा रहा है एंड दैट कोग्निजेबल ऑफेंस इज आल्सो नॉन बेलेबल। तो यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट है। पहला, ये जो ऑफेंस है ये कोग्निजेबल होना चाहिए, प्लस ये कोग्निजेबल के साथ साथ नॉन बेलेबल भी होना चाहिए। तो क्या कर सकता है, और ये जो ऑफेंस है ये कमिट किसके प्रेजेंस में हुआ है? ये हुआ है कमिट इन द प्रेजेंस ऑफ द प्राइवेट पर्सन। अब ये प्राइवेट पर्सन इस एक्यूज को अरेस्ट कर सकता है। या फिर दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन ये है कि कोई पर्सन है जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करा गया है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है, तो उस केस में भी प्राइवेट पर्सन जो है अरेस्ट कर सकता है। अब प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट कर लिया, अब क्या होगा? ही मस्ट मेक ओवर पर्सन टू पुलिस ऑफिसर विद इन 6 आवर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6 घंटे के अंदर अंदर वो क्या करेगा, जो पर्सन उसने अरेस्ट कर दिया है उसको अब मेक ओवर कर देगा टू द पुलिस ऑफिसर, हैंड ओवर कर देगा टू द पुलिस ऑफिसर। इन एब्सेंस ऑफ ऑफिसर टेक टू नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है तो उस केस में वो क्या करेगा, अब वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाएगा उस पर्सन को लेके एंड ही विल मेक ओवर टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। इफ नो ऑफेंस वाज कमिटेड पर्सन शैल बी रिलीज्ड एट वंस। अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो फिर इस पर्सन को, जो प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया है, उस पर्सन को छोड़ दिया जाएगा। और अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि ये जो पर्सन है सेक्शन 35 में फॉल करता है, सेक्शन 35 के प्रोविजंस में फॉल करता है, तो उसको कस्टडी में ले लिया जाएगा, ठीक है, यानी कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और अगर लगता है कि कोई ऑफेंस ही कमिट नहीं हुआ है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 41, अ मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल में अरेस्ट और ऑर्डर अरेस्ट इफ। अब मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकता है? If offense is committed in their presence within the jurisdiction, magistrate is competent to issue a warrant for the person in those circumstances. अब सेक्शन 41 ये बोलता है कि कब मजिस्ट्रेट, चाहे एग्जीक्यूटिव है चाहे वो जुडिशियल है, कब कॉम्पिटेंट है अरेस्ट करने के लिए। तो जो मजिस्ट्रेट है वो या तो खुद अरेस्ट कर सकता है या फिर किसी और पर्सन को भी बोल सकता है कि आप इसको अरेस्ट कर लीजिए अगर ऑफेंस कमिट हुआ है, ऑफेंस कमिट हुआ है इन देयर प्रेजेंस, ऑफेंस कमिट हुआ है इन देयर प्रेजेंस प्लस एंड है, ठीक है, कमिटेड इन देयर प्रेजेंस एंड विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। ये दोनों ही रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए अगर आप सेक्शन 41 में फॉल करना चाहते हो कि ऑफेंस आपके सामने कमिट किया है प्लस जहां पे ऑफेंस कमिट किया है वो आपकी जुरिस्डिक्शन में फॉल करता है। तो अब इस केस में क्या होगा, या तो मजिस्ट्रेट खुद अरेस्ट कर सकता है या फिर किसी और पर्सन को भी ऑर्डर दे सकता है कि आप इसको अरेस्ट कर लो, ठीक है। अब दूसरे सर्कमस्टेंस ये लेते हैं कि ऑफेंस तो कमिट हुआ है, ऑफेंस तो कमिट हुआ है इन हिज प्रेजेंस, लेकिन जुरिस्डिक्शन नहीं है मजिस्ट्रेट की उस एरिया पे, जुरिस्डिक्शन नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल जो मजिस्ट्रेट है वो दिल्ली में है, ठीक है, एंड वो कहीं घूमने गए हैं, ठीक है, ही वेंट टू कानपुर एंड यहाँ पे इनके प्रेजेंस पे कोई ऑफेंस कमिट हुआ है। नाउ कैन ही अरेस्ट दिस पर्सन अंडर सेक्शन 41? नो, यहाँ पे अब सेक्शन 41 में वो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। नाउ अगर वो अरेस्ट करेंगे तो वो होगा सेक्शन नंबर 40 में अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। ये चीज याद रखनी है। या फिर दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन ये है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं अरेस्ट इन हिज प्रेजेंस। अगर मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो वारंट इशू कर सकते हैं अगेंस्ट दैट पर्सन इन हिज जुरिस्डिक्शन
इन दो सर्कमस्टांसेस, उन सर्कमस्टांसेस पे उनके पास ये पावर है कि वो अरेस्ट वारंट इशू कर सकते हैं, तो वो खुद भी अरेस्ट कर सकते हैं या किसी और पर्सन को ऑर्डर कर सकते हैं कि आप अरेस्ट करो इन हिज प्रेजेंस, ठीक है, उनकी प्रेजेंस में, लेकिन अरेस्ट करेगा कोई दूसरा पर्सन भी अगर करेगा तो। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 42, no member of armed forces of the union shall be arrested for acts done in discharge of official duty except with the consent of central government। सेक्शन 42 ये बोलता है कि कोई भी मेंबर आर्म फोर्सेस का आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो अगर उसने जो एक्ट किया है वो किया है इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, और अगर आपको अरेस्ट करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट है। अरेस्ट हाउ मेड सेक्शन नंबर 43, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर अरेस्ट क्या क्या है? एक्चुअली टच और कन्फाइन दी बॉडी। तो जब आप अरेस्ट करोगे तो आपको जो एक्यूज है उसको एक्चुअली टच करना पड़ेगा या एक्चुअली आपको उसको कन्फाइन करना पड़ेगा। लेकिन एक केस है जहां पे आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उसको एक्चुअली टच करने की या कन्फाइन करने की। कब? जब वो जो पर्सन है जिसको अरेस्ट किया जाना है वो बाय वर्ड्स और एक्शन जो है खुद सबमिट कर दे, खुद सबमिशन कर दे, तो उस केस में रिक्वायरमेंट नहीं है टच करने की या कन्फाइन करने की। और ये जो सबमिशन है ये प्रिज्यूम करी जाती है इन द केस ऑफ विमेन ऑन ओरल इंटीमेशन। ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि अगर एक विमेन है तो उसको जब ओरली ये बताया गया दैट यू आर टू बी अरेस्टेड, वो भी जो विमेन है वो सबमिट कर देती है, इट इज प्रिज्यूम्ड। तो फिर इस केस में विमेन को एक्चुअली टच करने की जरूरत नहीं है। इफ द पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट और अटेम्प्ट्स टू इवेड अरेस्ट, अब क्या है, जो पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है वो फोर्सिबली या तो रेजिस्ट करता है या फिर अटेम्प्ट करता है कि वो अरेस्ट को इवेड कर सके, तो उस केस में जो ऑफिसर्स है वो ऑल नेसेसरी मीन्स यूज कर सकते हैं ताकि उस पर्सन को अरेस्ट कर सके। लेकिन आप डेथ कोज नहीं कर सकते हो अनलेस जो एक्यूज है वो ऐसे ऑफेंस के लिए एक्यूज है जिसमें पनिशमेंट जो है आपकी डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट है। नेक्स्ट सेक्शन 43 सबसेक्शन 3, हैंडकफ्स आर परमिटेड बेस्ड ऑन ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। ठीक है, आप हैंडकफ्स यूज कर सकते हो, हैंडकफ्स टोटली प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन आप हैंडकफ्स का यूज कब कर सकते हो? अगर जो ऑफेंसेस है वो ग्रेव है। जनरली जो हैंडकफ्स है ना उनको कंसीडर करा जाता है दैट इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द पर्सन, तो जनरली रिफ्रेन किया जाता है हैंडकफ्स यूज करने के लिए। लेकिन अगर जो ऑफेंसेस है वो काफी ग्रेव है तो उस केस में आप हैंडकफ्स का यूज कर सकते हो। जैसे अगर एक पर्सन हैबिचुअल ऑफेंडर है, रिपीट ऑफेंडर है, या फिर वो जो पर्सन है वो एस्केप कर चुका है पहले फ्रॉम द कस्टडी, या फिर वो पर्सन जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उसने कमिट करा है, या फिर टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व है, या फिर उसने मर्डर, रेप या एसिड अटैक का क्राइम करा है, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट कमिट किया है, तो उस केस में आप हैंडकफ्स यूज कर सकते हो। अब अरेस्ट ऑफ अ विमेन का क्या होगा, अरेस्ट ऑफ वुमेन का क्या होगा? वुमेन के लिए आप स्ट्रिक्टर लॉज फॉलो करते हो, स्ट्रिक्टर प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हो। तो पहला चीज तो ये है कि आप विमेन को सनसेट एंड सनराइज के बीच में अरेस्ट नहीं कर सकते हो अनलेस इट इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल नेसेसरी नहीं है, आप सनसेट एंड सनराइज के बीच में अरेस्ट नहीं कर सकते हो वुमेन को एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। और ये जो अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करती हैं, अगर ऐसी कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस एग्जिस्ट करती है तो उस केस में जो वुमेन पुलिस ऑफिसर है, वुमेन पुलिस ऑफिसर जो है ये एक रिटन रिपोर्ट बनाएगी। इस रिपोर्ट में स्पेसिफाई करेंगी कि क्या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करती है कि इस विमेन को बिटवीन सनसेट एंड सनराइज अरेस्ट करना चाहिए। वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस उस रिपोर्ट में बताएंगी एंड शी विल टेक द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब ये जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है ये कौन होंगे? या तो जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है वो, या फिर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जहां पे अरेस्ट होना है,
नेक्स्ट सेक्शन नंबर 44. If a person sought to be arrested enters a place, residents must allow free ingress and afford all reasonable facilities for a search. अगर कोई एक्यूज है, ठीक है, वो जो पर्सन जिसको अरेस्ट करना है वो कहीं ऐसी जगह पे छिप जाता है, ठीक है, किसी जगह पे छिप जाता है, तो वो जो प्लेस के जो लोग हैं जहां पे रहते हैं, उस बिल्डिंग के जो लोग जहां पे जो अरेस्टेड पर्सन टू बी अरेस्टेड छिप गया है जाके, वो अलाउ करेंगे पुलिस को कि वो अंदर घुस सके, ठीक है। तो पुलिस को फुल अपॉर्चुनिटी, फुल फैसिलिटीज आप अफोर्ड करोगे कि पुलिस अंदर घुस सके एंड सर्च कर सके द पर्सन, राइट। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द पुलिस ऑफिसर, यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द पुलिस ऑफिसर इन हिज ड्यूटीज। जैसे एक पर्सन है, ये क्या करता है, ये मॉल में जाके घुस जाता है, मॉल में जाके घुस जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मॉल के लोग हैं वो अलाउ करेंगे पुलिस ऑफिसर्स को कि पुलिस ऑफिसर क्या करे, फ्रीली एंटर करे मॉल में और इस एक्स पर्सन को अरेस्ट कर सके। पुलिस ऑफिसर को रोका नहीं जा सकता है। नेक्स्ट, इफ इंग्रेस इज रिफ्यूज्ड, अगर कोई पर्सन मना कर देता है अपनी बिल्डिंग में एंटर करने से पुलिस ऑफिसर को, तो वो क्या कर सकता है, लॉफुल टू ब्रेक ओपन आउटर और इनर डोर्स और विंडोज। अब पुलिस ऑफिसर के लिए ये लॉफुल होगा कि वो कोई भी आउटर या इनर डोर या फिर विंडोज जो है ब्रेक कर दे। नोटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिमांड ऑफ एडमिटेंस रिक्वायर्ड फर्स्ट, लेकिन जब आप डोर, आउटर या इनर डोर तोड़ोगे उससे पहले पुलिस ऑफिसर को ये नोटिफाई करना पड़ेगा कि देखिए, आई हैव द अथॉरिटी एंड लेट मी एंटर। प्रोटेक्शंस फॉर फीमेल ओनली अपार्टमेंट्स वेयर कस्टम डिमांड्स नॉन अपीयरेंस इन पब्लिक, पर्दानशी विमेन कुछ होती है जिनको पर्दे में रहना होता है, ठीक है, तो उस केस में वो नोटिफाई करेंगे फीमेल को, वो नोटिफाई करेंगे उस वुमेन को कि आप यहां से जा सकती हैं, ठीक है, सो दैट शी कैन विथड्रॉ, और उस पर्दानशी वुमेन को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो विथड्रॉ कर सके वहां से। एंड इसी नोटिफिकेशन के बाद, इसी अपॉर्चुनिटी के बाद ही पुलिस ऑफिसर ऐसे प्लेस में देन एंटर कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 45, अ पुलिस ऑफिसर में परसू अ पर्सन दे आर ऑथोराइज टू अरेस्ट विदाउट वारंट इनटू एनी प्लेस इन इंडिया। एक जो पुलिस ऑफिसर है वो जिस पर्सन को उसको अरेस्ट करना है वो उसको किसी भी प्लेस में जाके परसू कर सकता है, ठीक है। वो पुलिस ऑफिसर चाहे दिल्ली का है और उसको अरेस्ट करना है किसी पर्सन को, एंड ये जो पर्सन अरेस्टेड है ये गुजरात में जाके छिप गया है ऐसे फॉर एग्जांपल, तो ये जो दिल्ली का पुलिस ऑफिसर है ये इसको परसू गुजरात में भी कर सकता है, एंड ही कैन नाउ गो एंड अरेस्ट हिम इन गुजरात, ही कैन वेरी वेल डू इट। दिस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 45। नाउ सेक्शन नंबर 46, the person arrested shall not be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape। यानी कि आप उस पर्सन को सिर्फ उतना ही रेस्ट्रेंट लगाओगे जितना नेसेसरी है। से फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने थेफ्ट कमिट कर दिया है, आप उसको चेन वेन से नहीं बांध के रख सकते हो, सफिशिएंट है कि आपने उसको लॉकअप में बंद कर दिया, ठीक है, तो मोर रिस्ट्रेंट देन नेसेसरी आप नहीं लगा सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 47, इमीडिएट कम्युनिकेशन ऑफ फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस। अब ये जो सेक्शन 47 है ना, ये अप्लाई करता है टू पुलिस ऑफिसर्स प्लस ऑल्सो अदर पर्सन्स जो अरेस्ट कर रहे हैं, अदर पर्सन्स अरेस्ट कर रहे हैं विदाउट वारंट। ये लोगों के लिए मैंडेटरी है कि जब ये पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं तो ये स्पेसिफाई करेंगे उस पर्सन को फुल पर्टिकुलर्स कि किस ऑफेंस के लिए उस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है। फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट बेल एलिजिबिलिटी, दिस इज फॉर बेलेबल। अगर कोई ऑफेंस है जो बेलेबल ऑफेंस है और उस बेलेबल ऑफेंस के लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है, तो उस केस में उस पर्सन के पास राइट है, ठीक है, उसके पास राइट है कि उसको इन्फॉर्म करा जाए कि आपके पास एक राइट है कि आपको बेल पे छोड़ दिया जाए। तो ये ड्यूटी बनती है पुलिस ऑफिसर को या अदर पर्सन जो अरेस्ट कर रहा है उसको
अगर कोई पुलिस ऑफिसर एक पर्सन को अरेस्ट कर रहा है फॉर द बेलेबल ऑफेंस, तो अब पुलिस ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है ये इन्फॉर्म करने के लिए कि आपने जो ऑफेंस किया है वो बेलेबल ऑफेंस है, एंड आप अपनी श्योरिटीज अरेंज कर सकते हैं, आप श्योरिटीज अरेंज कर सकते हैं फॉर द बेल। ये ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर के पास, ठीक है। ही विल हैव टू इन्फॉर्म इन द केस ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस टू द एक्यूज्ड। Next, section number 48, officer must inform relative or friend disclosed by the arrested person about the arrest and the place of detention. तो पुलिस क्या करेगी, फोर्थविथ इन्फॉर्म करेगी रिलेटिव, फ्रेंड या एनी अदर पर्सन जो कि एक्यूज ने बताया था, जो पर्सन अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, उसने बताया था कि मैं किस रिलेटिव, किस फ्रेंड या किस अदर पर्सन को नोटिफाई करना चाहता हूं, जो भी नाम उस अरेस्टेड पर्सन ने लिया था, उस अरेस्टेड पर्सन का नाम जिसने लिया था, आपको उसको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, ठीक है, कि इस पर्सन को, ये जो पर्सन अरेस्टेड है, इसको अरेस्ट किया गया है एंड उसको कहां पे रखा गया है आफ्टर द अरेस्ट। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 48 सबसेक्शन 4, द मजिस्ट्रेट बिफोर whom an arrested person is produced must satisfy themselves that the requirements of informing relatives or friends have been complied with। मजिस्ट्रेट जिसके सामने अरेस्टेड पर्सन पेश किया गया है वो भी ये सेटिस्फाई करेंगे कि जो अरेस्टेड पर्सन ने रिलेटिव, फ्रेंड या एनी अदर पर्सन का नाम लिया था उनको नोटिफाई किया गया है। ऑल्सो आप एंट्री मेंशन करोगे इन द पुलिस स्टेशन, एंट्री मेंशन करोगे एक बुक में विच इज टू बी केप्ट इन पुलिस स्टेशन, कि आपने किस पर्सन को इन्फॉर्म किया है, ये आप एक बुक में मेंशन करोगे इन द पुलिस स्टेशन, एंड मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि इनको जो है ये बुक जो है ये कीप करी गई है एंड रिलेटिव से फ्रेंड को इन्फॉर्म करा गया है। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 49, इफ बेल इज नॉट टेकन और लीगली अनअवेलेबल। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक जो पर्सन है उसको अरेस्ट किया जाता है अंडर वारंट, और वारंट के अंडर जब अरेस्ट किया जाता है ये वारंट प्रोवाइड नहीं करता है फॉर द बेल, ठीक है, बेल के लिए ये प्रोवाइड नहीं करता है, या फिर बेल के लिए ये वारंट प्रोवाइड तो करता है बट ये जो पर्सन है, ये जो एक्यूज है, ये बेल फर्निश नहीं कर पाता, तो इस केस में क्या होगा, ऑफिसर में सर्च द पर्सन, उस पर्सन को सर्च कर सकता है ऑफिसर। आर्टिकल्स एक्सेप्ट नेसेसरी वियरिंग अपैरल प्लेस्ड इन सेफ कस्टडी, जो भी उसके एक्यूज के पास से आर्टिकल्स है, जो आर्टिकल्स उसने पहने हुए एक्सेप्ट नेसेसरी वियरिंग अपैरल, जो नेसेसरी है, ठीक है, उनको छोड़ के जो भी आर्टिकल्स उस एक्यूज के इन पर्सन है, जैसे मोबाइल फोन है, आपकी वॉच है, ये सब एक सेफ कस्टडी में रख दी जाएंगी। अ रिसीट फॉर सीज्ड आर्टिकल्स मस्ट बी प्रोवाइडेड, एंड इसके बाद एक रिसीट प्रिपेयर करी जाएगी एंड वो रिसीट जो है अरेस्टेड पर्सन को दे दी जाएगी। अगर सर्च वुमेन का करना है तो उस केस में जो सर्च करी जाएगी वो सिर्फ फीमेल कर सकती है, एंड दैट टू विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। Whenever it is necessary to cause female to be searched, the search shall be made by another female with strict regard to decency. Next, weapon seizure, section number 50. Power to seize offensive weapons immediately after arrest. अब सेक्शन 50 क्या बोलता है, आपने एक पर्सन को अरेस्ट किया है और उस पर्सन के पास क्या है, उस पर्सन के पास है ऑफेंसिव वेपन, तो जैसे ही आपने उस पर्सन को अरेस्ट किया है, आप सबसे पहले क्या करोगे, इस ऑफेंसिव वेपन को कर लोगे सीज, एंड फिर आप ये जो ऑफेंसिव वेपन जो आपने सीज किया है ये आप डिलीवर कर दोगे टू द कोर्ट, या फिर वो ऑफिसर जहां पे आपको उस अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 51, लीगल टू कंडक्ट मेडिकल एग्जाम्स यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स लाइक डीएनए प्रोफाइलिंग इफ इट अफोर्ड्स एविडेंस ऑफ द ऑफेंस। अगर एक पर्सन को अरेस्ट किया गया है और उसके ऊपर क्या है, चार्ज ये है कि उसने कोई ऐसा नेचर ऑफ ऑफेंस कमिट किया है, या एलेज्ड है कि उसने कोई ऐसा नेचर ऑफ ऑफेंस कमिट किया है और ऐसे सर्कमस्टांसेस में कमिट किया है कि देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स ये बिलीव करने के लिए कि अगर इसका एग्जामिनेशन कराया जाएगा
अगर इसका एग्जामिनेशन कराया जाएगा तो ये एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है प्रूव करने के लिए कि इसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट करा है, कि इसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है। तो उस केस में क्या होगा, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर वो इस पर्सन को एग्जामिन करे, इस पर्सन को एग्जामिन करे एंड इस एग्जामिनेशन के लिए ही मे यूज द नेसेसरी फोर्स। ठीक है, नेसेसरी फोर्स भी वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अब ये जो अरेस्टेड पर्सन है इसके पास राइट नहीं है कि वो डिनाई कर दे, नो, ठीक है, नो। अगर लगता है ये रीजनेबल ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं कि इसकी एग्जामिनेशन की वजह से हमें ये पता लगा सकते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं कि इसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट करा है, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नेसेसरी फोर्स यूज कर सकते हैं इस पर्सन को एग्जामिन करने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 52। नो सेक्शन नंबर 52 भी ना एक्सटेंशन है सेक्शन नंबर 51 का ही, लेकिन ये जो है ये डील करता है विद द रेप एक्यूज्ड। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है फॉर रेप एक्यूज्ड एग्जामिन्ड बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रैक्टिशनर। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होगी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रैक्टिशनर करेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रैक्टिशनर करेगा, या फिर लोकल गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल रन कर रही है वो करेगी, लोकल अथॉरिटी के अंडर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो वो करेगा, या फिर अगर वो भी प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, तो सच मेडिकल प्रैक्टिशनर विद इन 16 किलोमीटर के रेडियस में अगर ऐसा कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो वो अब उसको क्या करेगा, एग्जामिन कर सकता है। अब ये जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा एंड उस पर्सन को एग्जामिन करेगा एंड नाउ वी विल प्रिपेयर अ रिपोर्ट बनाएगा, और उस रिपोर्ट में क्या स्पेसिफाई करेगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ एक्यूज्ड प्लस नेम ऑफ पर्सन जो उस पर्सन को लेके आया है। ठीक है, जो एक्यूज को लेके आया है वो, सेकंड एक्यूज की एज, थर्ड मार्क्स ऑफ इंजरी कि क्या एक्यूज के ऊपर मार्क्स ऑफ इंजरी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल्स टेकन, फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग। लाइक आपने डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए क्या लिया है, आपने हेयर लिए हैं या आपने क्या लिया है, आप ये मेंशन करोगे। एंड अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स, अगर कोई और मटेरियल पर्टिकुलर है तो वो भी आप मेंशन करोगे इन डिटेल। रिपोर्ट मस्ट स्टेट रीजंस फॉर एवरी कंक्लूजन। इस रिपोर्ट में आप इस कंक्लूजन पे क्यों आए हो उसके रीजंस भी आपको प्रिसाइजली मेंशन करने हैं। कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन टाइम्स नोटेड, आपने कब जो है कमेंसमेंट शुरू करी, कब आपने जो है एग्जामिनेशन स्टार्ट किया एंड कब आपने एग्जामिनेशन कंप्लीट किया, वो सब आप रिपोर्ट में मेंशन करोगे। और उसके बाद जब आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर लोगे, आप ये रिपोर्ट किसको सेंड करोगे, आप ये रिपोर्ट सेंड करोगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी कि आईओ को, और ये जो आईओ है ये फॉरवर्ड करेगा टू द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 193। देन मूविंग फॉरवर्ड टू सेक्शन नंबर 53। सेक्शन नंबर 53 जो है जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करता है। मैंडेटरी एग्जामिनेशन ऑफ एवरी अरेस्टेड पर्सन बाय अ मेडिकल ऑफिसर सून आफ्टर अरेस्ट। सेक्शन 53 बोलता है कि मैंडेटरीली आपको हर एक अरेस्टेड पर्सन, जब भी आप एक पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो, आपको उनको एग्जामिन कराना है। कॉपी ऑफ रिपोर्ट मस्ट बी फर्निश्ड टू द अरेस्टेड पर्सन, और ये जो रिपोर्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट, ये आप फॉरवर्ड करोगे, ये आप दे दोगे अरेस्टेड पर्सन को भी। ये क्यों किया जाता है, ये बेसिकली इसीलिए किया जाता है ताकि ये जो अरेस्टेड पर्सन है उसके साथ कोई वायलेंस ना हुआ हो, ठीक है, पुलिस ने कुछ मारा पीटा ना हो, ये इंश्योर करने के लिए सेक्शन 53 में ये मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 54।
आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस बाय अदर पर्सन्स। अब क्या होता है, एक पर्सन है एक्स, उसको अरेस्ट किया जाता है, एंड अब जिसके अगेंस्ट इसने ऑफेंस किया था, ही वॉज अननोन टू हिम। ठीक है, ही वॉज अननोन टू हिम। अब इसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, क्या ये वही पर्सन था जिसने आपके अगेंस्ट में ऑफेंस किया था? तो अब जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट किया गया है उसको बुलाया जा सकता है, उसको बोला जा सकता है कि देखो, पहचानो कि क्या ये वही पर्सन है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन। अब जब ये आइडेंटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, नेसेसरी लगता है, आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। ये जरूरी क्यों होता है जनरली? ताकि हम ये देख सके कि क्या हम जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही कर रहे हैं या हम सही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये इसीलिए नेसेसरी होता है। अब जब आपको आइडेंटिफिकेशन करवाना नेसेसरी है, आप डायरेक्टली आइडेंटिफिकेशन नहीं करा सकते हो, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कोर्ट की परमिशन। एंड कोर्ट की परमिशन कब ली जाती है? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है वो रिक्वेस्ट करेगा फॉर कोर्ट परमिशन कि हमें इस पर्सन की आइडेंटिफिकेशन करानी है। अगर जो पर्सन आइडेंटिफाई कर रहा है वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उस केस में क्या होगा? जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके सामने ये आइडेंटिफिकेशन होगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुपरवाइज करेगा इस आइडेंटिफिकेशन को, एंड दिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट विल एंश्योर कि जो मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाइंग यूज है वो कंफर्टेबल मेथड्स है फॉर द आइडेंटिफायर। जो पर्सन आइडेंटिफाई कर रहा है, जो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, उसके लिए मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग जो है वो कंफर्टेबल है। ऑल्सो ऐसे सिचुएशन में आप जो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है उसको ऑडियो या वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा हूं। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 55, प्रोसीजर फॉर डिप्यूटिंग सबऑर्डिनेट्स। आप कब सबऑर्डिनेट्स को डिप्यूट कर सकते हो? डिलीवर एन ऑर्डर इन राइटिंग। अब सेक्शन 55 क्या डील करता है? सेक्शन 55 डील करता है कि एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, या फिर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। अब उसके लिए ये फिजिबल नहीं है कि वो डायरेक्टली जाके अरेस्ट करे, एंड नाउ ही इज आस्किंग हिज सबऑर्डिनेट कि आप क्या करो, आप मेरे बिहाफ पे जाओ एंड आप अरेस्ट कर लो इस पर्सन को। तो उस केस में क्या प्रोसीजर उसको फॉलो करना है इस सबऑर्डिनेट को डिप्यूट करने के लिए कि ये पर्सन को जाए और अरेस्ट करे? तो ये क्या करेंगे? ये ऑर्डर इन राइटिंग डिलीवर करेंगे टू दिस सबऑर्डिनेट, एंड इस ऑर्डर इन राइटिंग में वो स्पेसिफाई करेंगे उस पर्सन को एंड ऑफेंस जो उस पर्सन ने कमिट किया है, वो ऑफेंस या फिर कोज। नोटिफाई सब्सटेंस ऑफ ऑर्डर टू पर्सन बिफोर अरेस्ट। और अब ये जो सबऑर्डिनेट है जब अरेस्ट करने जाएगा तो जिस पर्सन का वो अरेस्ट कर रहा है उसको नोटिफाई करेगा सब्सटेंस ऑफ ऑर्डर कि हाँ, मेरे को ऑर्डर करा गया है कि मैं आपको अरेस्ट करूं बिफोर मेकिंग सच अरेस्ट। एंड अगर ये पर्सन टू बी अरेस्टेड बोलता है कि ठीक है, आप पहले मेरे को ऑर्डर दिखाओ, तो अब इस सबऑर्डिनेट के पास ये ड्यूटी है कि वो अब इस पर्सन को रिटन ऑर्डर शो करे एंड देन ही उसको अरेस्ट करे। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 56, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द पर्सन हैविंग द कस्टडी ऑफ एन एक्यूज्ड टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एक्यूज्ड। जिस भी पर्सन के पास कस्टडी है एक्यूज्ड की, उसकी ये ड्यूटी है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एक्यूज्ड का ध्यान रखे। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 57, ऑफिसर मस्ट टेक पर्सन बिफोर अ मजिस्ट्रेट और स्टेशन इंचार्ज विदाउट अननेसेसरी डिले, मैक्सिमम 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम। अब क्या है, ये मैंडेटरी है फॉर द पुलिस ऑफिसर हु इज मेकिंग द अरेस्ट कि जो पर्सन उसने अरेस्ट किया है वो विद इन 24 आवर उसको मजिस्ट्रेट के सामने या फिर ऑफिसर इंचार्ज के सामने उसको पेश करे। ठीक है, ये जो 24 आवर्स है इट विल एक्सक्लूड द जर्नी टाइम। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 58 एंड 59, स्टेशन इंचार्ज मस्ट रिपोर्ट ऑल वारंट्स विदाउट अरेस्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। तो ये ड्यूटी बाउंड है कि जो स्टेशन इंचार्ज है वो रिपोर्ट करेंगे ऑल अरेस्ट विदाउट वारंट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एसडीएम को। रिपोर्टिंग ऑफ एप्रीहेंशन सेक्शन 59 इंश्योर्स एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट। ऑल्सो
जब ये क्या करेंगे, जब ये नोटिफाई करेंगे टू मजिस्ट्रेट और एसडीएम, तो ये भी बताएंगे कि वेदर उन पर्सन्स को बेल दी गई है या फिर बेल नहीं दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 61, if a person escapes, the person from whose custody they escape may immediately pursue and arrest them in any place in India। अगर कोई पर्सन है वो एस्केप कर जाता है फ्रॉम दी कस्टडी, तो जिसकी कस्टडी से वो भागा है पर्सन अरेस्टेड, तो उसके पास अब वो ड्यूटी है, ही हैज द राइट एंड ड्यूटी कि अब वो उसको कहीं पे भी परसू कर सकता है और उसको अब अरेस्ट करके लेके आना पड़ेगा। ठीक है, वो परसू कहाँ कर सकता है, किसी भी प्लेस में इंडिया में। ठीक है, मान लो उसको दिल्ली में अरेस्ट किया गया है, पुलिस ऑफिसर्स के चंगुल से वो निकल के भाग जाता है और भाग के कहाँ चला जाता है, वो बॉम्बे चला जाता है। तो अब ये जो पुलिस ऑफिसर हैं ये बॉम्बे में जाके उसको अरेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल। नाउ विद दिस वी हैव कवर्ड चैप्टर नंबर 5। इफ यू नीड द PDF ऑफ दिस सेशन देन प्लीज डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू like, share and subscribe the channel. Thank you and have the nice day.